नमस्कार, आप देख रहे हैं योर स्टॉक। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस हमारी खास पेशकश में अगले 1 घंटे हम आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे, आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देंगे। और इतना ही नहीं, आज के बाज़ार में अगर आप भी कोई स्टॉक से जुड़ी सलाह हमसे चाहते हैं तो वो बेहद आसान तरीका है, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर देने होंगे और साथ ही सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, क्योंकि हम लाइव होते हैं, खासतौर से YouTube पर अगर आप अपने सवाल पोस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल हमें डाल सकते हैं और अपने सवाल भी हमें पूछ सकते हैं और एक एक करके आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ प्रॉफिटमा सिक्योरिटीज़ के अविनाश गोरक्षकर और एंजल वन की स्नेहा सेठ भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। और चलिए यहाँ पर बाज़ार से जुड़ी हुई बातें हम करेंगे और बाज़ार के लेवल्स देख ले। 22,600 के नीचे निफ्टी फिलहाल दिखाई दे रहा है, 122 अंकों की कमजोरी के साथ, 0.5% की कमजोरी। बैंक निफ्टी हालांकि आप देख सकते हैं फिलहाल हमें लगभग 48,719 के लेवल्स पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 200 अंकों की तेज़ी और लगभग 0.5% की तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन सेंसेक्स हम देख सकते हैं 380 अंक के नीचे 74,122 के लेवल्स फिलहाल यहाँ पर। ओवरऑल हम उतार चढ़ाव का एक सेशन, क्योंकि कल भी हमने देखा था एक कमज़ोरी भरा सेशन था और आज भी दबाव के साथ ही ओपनिंग हुई है। उठापटक एक्सपायरी के चलते थोड़ा ज़्यादा हो सकती है। ब्रॉडर मार्केट एक बार फिर से पार्टिसिपेट नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन भी अगर आप देखें 1604 डिक्लाइंस हैं और लगभग 652 यहाँ पे एडवांसेस हैं। क्लियरली कमज़ोर बाज़ार की यहाँ पर हमें रेत दिखाई दे रही है। लेकिन गेनर्स अगर निफ्टी के हम फटाफट अपनी स्क्रीन पर लेकर आएँ, कुछ चुनिंदा नाम जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाई दे रही है, आधे से 0.5% तक की तेज़ी, लेकिन कोटक बैंक, एक्सिस, SBI बैंकिंग में ये 3 नाम है। और उसके अलावा हीरो मोटो, ICICI और इंडसइंड बैंक भी इनफैक्ट तमाम बैंकिंग काउंटर जहाँ पर आज हम हरे निशान में कारोबार देख रहे हैं। लेकिन लूजर्स में टाटा स्टील, नेस्ले, टाटा स्टील लगभग 3.5% नीचे, नेस्ले लगभग 2.5% की कमजोरी के साथ, श्रीराम फाइनेंस, पावर ग्रिड में 2% की कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ हम देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि बैंकिंग में आज खरीदारी हो रही है, क्षेत्र के हिसाब से भी यही एक क्षेत्र है जहां पर हम अच्छा खासा रुझान देख रहे हैं। ओवरऑल अगर हम कमज़ोरी देखें तो बंधन बैंक और RBL में दिखाई दे रही है। अदरवाइज SBI, फेडरल, PNB, एक्सिस में हमें एक खरीदारी का ही रुझान दिखाई दे रहा है। अविनाश के पास में जाऊंगी। अविनाश, यहाँ पर फ़िलहाल क्योंकि हफ्ते का ऑलमोस्ट थर्सडे हो चुका है, कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन होगा और उसके बाद सोमवार को काफ़ी हद तक दबदबा बाजार में चुनाव नतीजों का ही होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सैटरडे इवनिंग से एग्जिट पोल्स भी आने शुरू हो जाएंगे। क्या अब ये पोजीशंस यहाँ से क्या लग रहा है आपको, थोड़ी सी हल्की होती हुई दिखाई दे रही है? कल हमने DIS की खासतौर से खरीदारी काफ़ी होती हुई देखी थी, 5,200 करोड़ के ऊपर का कुछ आंकड़ा भी आता हुआ दर्ज हुआ था। अब किस तरफ आपको बाजार जाता हुआ दिखाई दे रहा है और किस तरह से कल के और आज के सेशन में कमोबेश हमें पोजीशंस लोग थोड़ी हल्की करते हुए दिखाई देंगे? देखिए कविता, पहली बात तो मार्केट वोलेटाइल होगा क्योंकि संडे को एग्जिट पोल शुरू हो जाएंगे। मंडे को उसका असर आपको इमीडिएटली देखने को मिलेगा और फिर 4 तारीख को फाइनल रिजल्ट्स है। तो मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत बढ़ेगी और ये जो 1-2 दिन की बिकवाली और आज की बिकवाली जो दिख रही है, वो बेसिकली एक सेंटिमेंटल नेगेटिव है। ऐसा कोई बड़ा पैनिक सेल ऑफ का कोई कारण नहीं है। फंडामेंटल्स अभी भी काफी स्ट्रांग है। तो हमारा मानना है कि देखिए ट्रेडर्स के लिए ये टाइम बहुत कठिन हो सकता है, वोलेटाइल हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, जहाँ पे अच्छी करेक्शन हो चुकी है, वहाँ पे उनको ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 4 तारीख के बाद तेजी काफ़ी अच्छी आएगी। होपफुली एनडीए को कितने सीटें मिलती है, वो डिसाइड करेगा। 300 सीट के नीचे अगर एनडीए गवर्नमेंट को नंबर आता है, तो मार्केट को काफ़ी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। लेकिन एनीथिंग अबव 325, 340 का अगर आंकड़ा आता है, तो 4 जून को तो मार्केट चढ़ेगा ही। उसके बाद 3-4 दिन आपको कंटिन्यूअस तेजी देखने को मिलेगी और उसके बाद हो सकता है थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हो। तो मैं निवेशकों को यही कहूंगा कि अच्छे क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक्स में पैसा डालें। मिसाल के तौर पे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक। बैंकिंग ऐसा सेक्टर है जो हमको लगता है कि बहुत अच्छी तरह से तेजी में आ सकता है। प्लस डोमेस्टिक थीम्स है, जैसे कि ऑटो, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स। कल कमिंस के नंबर्स आ गए हैं, बहुत ही दमदार नंबर है। मार्जिन एक्सपेंशन भी है। तो मुझे लग रहा है कि निवेशकों के लिए अगर निचले भाव पे अगर स्टॉक्स मिलते हैं, तो थोड़ा सा तो शुरुआत उनको करना चाहिए। पर हाँ, मेरे ख्याल से एक बात ध्यान में रखें कि लार्ज कैप में ही पहले निवेश करें।
मिड कैप में अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फ्रॉथ है। चलिए, तो यहाँ पर लार्ज कैप में ही अगर आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी अपनाना है तो यहीं पर आपको रहने की सलाह दी जा रही है। बहरहाल दर्शकों का जुड़ना शुरू हो चुका है कॉल्स पर, और धवल पटेल गुजरात से मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। धवल, गुड मॉर्निंग। बताइए किस स्टॉक में आपने खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मेरे पास राजरत्न ग्लोबल स्टॉक है, 500 शेयर है, 1200 रुपए के प्राइस पे लिया हुआ है। और वैसे तो लॉन्ग टर्म लिया था, लेकिन पॉइंट उसमें एक भी स्पाइक नहीं आया है और कंटिन्यूस डाउन फ्लो में ही है। बहुत घाटे में है सर आप हर तो। क्वार्टर रिजल्ट के बाद आते हैं क्या हाँ। सर? मैनेजमेंट भी क्वार्टर रिजल्ट के बाद नहीं दे रहा है, तो क्या करूँ सर? बेच के कैपिटल बचा लो कि फिर नहीं, बिल्कुल आपको कॉल लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे तुरंत स्नेहा के पास ही मैं आऊँगी। स्नेहा, देखिए इन्होंने बहुत ही ऊंचे भाव पे 1200 के लेवल्स पर ले रखा है, 529 के आसपास का लेवल चल रहा है, बहुत ज़्यादा घाटे में भी हैं। तुरंत क्या वाइंड अप करके ये निकल जाएं? आई थिंक यस, जिस तरह से ओवरऑल करेक्शन है, इनफैक्ट आप देखें तो एक करेक्शन दिखा है, फिर कंसोलिडेशन के बाद भी वहां पे कोई बाइंग इंटरेस्ट नहीं दिख रही है। इनफैक्ट फॉलो अप सेलिंग ही देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आप अगर आप मंथली चार्ट भी देखें तो जो 89 ईएमए का एक सपोर्ट था वो भी एक काउंटर ने ब्रीच किया, तो आई वुड से इसमें से एग्जिट करना ही बेटर रहेगा। पॉसिबिलिटी है करके कि काउंटर तरह और करेक्ट होके 370 375 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो ये है आपको सलाह। बढ़ते हैं आगे, विवेक को जोड़ते हैं, पुणे से हमारे साथ हैं। विवेक, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? मेरे पास एम्बेसी के शेयर्स है, ठीक है, 500 लिए हुए हैं 343 के रेट से। ओके, तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है। तो फिलहाल तो आपके भाव से ऊपर है ये स्टॉक, और एम्बेसी का ये जो शेयर है इन्होंने 343 के भाव पे लिया हुआ है। 347 के आसपास इस वक्त ये कारोबार करता हुआ। अविनाश सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, बताइए क्या करना चाहिए एम्बेसी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इनका तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू और मार्केट प्राइस सिमिलर है। और मैं एक बात बताऊं कि देखिए एम्बेसी आरईआईट में जो बड़ा ट्रिगर है वो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के मर्जर के बाद आएगा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की जो लैंड बैंक है वो 2018 से बुक वैल्यू के हिसाब से है। और आज के हिसाब से अगर हम उस लैंड बैंक को वैल्यू करें तो डेफिनेटली इसमें मोटा पैसा एम्बेसी बनाएगा। पूरी इंटीग्रेशन होने के लिए शायद आपको 1 साल भर रहना पड़े, बट मेरे ख्याल से साल सवा साल का अगर इनका नजरिया है तो डेफिनेटली इनको एक अच्छा खासा अपसाइड मिलेगा, क्योंकि मार्केट ये ट्रिगर पॉइंट को बहुत टाइम से वेट कर रहा है। मोस्ट ऑब्वियसली अगले 3 से 4 महीने में ये पूरा जो मर्जर का प्रोसेस है एम्बेसी के साथ, ये कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। और उसके बाद आपको स्टॉक में एक अच्छी रे-रेटिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि इनकी सारी ज्यादातर लैंड बैंक मुंबई बेस्ड है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी अच्छी आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे होल्ड करें, पर टाइम फ्रेम कम से कम 12 से 15 महीने का यहाँ पे रखना जरूर। ये 12 से 15 महीने का व्यू आपको यहाँ पर रखना होगा, और तब जाके कुछ मुनाफे की भी गुंजाइश है। भीष मुंडे आंध्र प्रदेश से मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, बताइए सर। हाँ मैडम, मैंने व्याजंत लिया 436 में। ओके, मेरे पास 200 शेयर मेरा, राइट। ये लगातार गिर रहा है मैडम, ये 500 तक गए तो ऊपर वापस से नीचे गिर रहा है मैडम, तो मैं इसको क्या सेल करूं रखूं तो मैडम? आपने जब लिया था तो आपने कितने समय के लिए लिया था? आपका व्यू क्या था, कितने समय रुकना है? मैंने 6 महीने के लिए मैडम। 6 महीने के लिए ले रखा है। ओके, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। स्नेहा, 436 के लेवल पर लिया है, 6 महीने का इनका व्यू है। कितना और रुकने की सलाह देंगी आप इनको? जी, मेरा मानना है यहाँ पे एक 440 के पास एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर इसको रिस्पेक्ट करता है तो ठीक है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी के थोड़ी फॉलो अप सेलिंग आए तो आई वुड से एक बार 440 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अगर यहाँ से रिकवरी आने के चांसेस मुझे ज्यादा लगता है कंपैरेटिवली, तो आई वुड से करके कि 440 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अपसाइड में अगर आप देखते हैं काउंटर फिर से 470 72 लेवल्स जाता है, तो वहां से एक वापस से एक अच्छी स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो लेवल्स नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेवल्स को खास तौर पे ध्यान रखिए जो आपको बताया गया है हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। बढ़ते हैं आगे, जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं दिल्ली से। जयप्रकाश जी, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, ये मेरे पास ये IRFC के 150 शेयर हैं, 74 रुपये 54 पैसे के हिसाब से। तो सर आगे हमको क्या करना है, थोड़ा सजेशन देंगे?
पहले तो आप बधाई स्वीकार कीजिए, क्योंकि IRFC रेलवे स्टॉक्स ने जिस तरह की रैली दिखाई है उसमें भी आपने बहुत सही समय पे एंट्री की है। बहुत सही समय क्या, जिस समय पे हाल फिलहाल जिस तरह की रैली में लोगों ने एंट्री की है उसके भी बहुत पहले आपने एंट्री की हुई है, तो मुनाफे पर तो आप बैठे हुए हैं। और मेरे ख्याल से हाल फिलहाल कुछ एक हफ्ते से जिस तरह का प्रेशर स्टॉक में नज़र आ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा आप चिंतित होंगे, लेकिन फिलहाल मुनाफे में है। IRFC रेल इंफ्रा पे लगातार हम चर्चाएं कर रहे हैं और इस पे हमारे तमाम एक्सपर्ट्स बुलिश रहे हैं। एक फ्रेश व्यू लेते हैं IRFC से। जयप्रकाश जी, मैं इससे पहले आगे जाऊं, मुझे बताइए कि आप और कितना समय दे सकते हैं IRFC को? दिसंबर तक समय दे सकते हैं सर। ठीक है, चलिए, दिसंबर तक का नजरिया आपके पास फिलहाल है। अविनाश सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। रेल इंफ्रा, रेलवे स्टॉक्स को लेकर हमारी चर्चाएं चलती रहती हैं और IRFC, RVNL, राइट्स, इरकॉन, ये सभी स्टॉक्स ऐसे रहे हैं जिन पर लगातार वक्त वक्त पर एक्सपर्ट्स और आप सभी बुलिश रहे हैं। IRFC में मेरे ख्याल से जो जयप्रकाश जी हमारे इन्वेस्टर हैं उनकी चिंता हाल फिलहाल के करेक्शन की वजह से है, लेकिन चूंकि दिसंबर तक ये रुक सकते हैं, तो बताइए क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, देखिए, जैसे आपने कहा प्रशांत कि इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे IRFC में एंट्री की है, तो अच्छा खासा मुनाफा बना रहे हैं। मेरे ख्याल से देखिए, अगर ये दिसंबर तक होल्ड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली होल्ड करें, क्योंकि नई गवर्नमेंट आएगी, नया बजट आएगा, तो रेलवे को लेके गवर्नमेंट काफी पॉजिटिव है। इस साल भी हमको लगता है कि रेलवे का बजट आउटले बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, और वो बढ़ता है तो उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी IRFC होगा, क्योंकि 40% जो रेलवे का कैपेक्स होता है वो IRFC फंड करता है। तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट IRFC को मिलेगा। लेकिन मैं ये भी इनको बता दूं कि इन्होंने 74 में लिया है, अभी करीबन 175 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा इनका मुनाफा हो रहा है। तो कम से कम 25-30% ये करंट लेवल पे बेच भी सकते हैं, अपना कैपिटल फ्री कर सकते हैं, और उसके बाद जो बैलेंस क्वांटिटी रहेगी वो बिल्कुल मुफ्त होगी। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रैटेजी इनके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में वोलेटिलिटी बहुत होगी और उनको इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि शेयर ऊपर नीचे होगा। तो थोड़ा पार्शियली प्रॉफिट बुक करिए 25-30% और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए। हालांकि क्वांटिटी बड़ी नहीं है, बट फिर भी जो भी मुनाफा आएगा वो उनके कैपिटल को पूरी तरह से रिकवर करेगा और पूरी तरह से इनके शेयर्स फ्री होंगे। तो ये स्ट्रेटेजी इनके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ। चलिए, तो IRFC पर ये सलाह है आपको। और भी दर्शक हैं हमारे साथ जो फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, लेकिन उनसे हम बात कर रहे हैं उससे पहले रुक कर लेते हैं हमारे बेहद खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की ओर। Who is this talking to? चलिए, तो हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के अंशुल जैन जुड़ गए हैं। और अंशुल, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका। बताइए, ऑप्शंस के चैंपियन के लिहाज से आपकी रिकमेंडेशन क्या है आज? नमस्कार कविता जी। देखिए, निफ्टी में 4th डाउन डे है और हम मेजर सपोर्ट्स के आसपास आगे खड़े हैं, ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक लो के आसपास हैं, और बैंक निफ्टी में भी 3 डाउन डेज हो चुके हैं। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउंस बैक काफी हाई है। और बाटा इंडिया में देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है अगेंस्ट द मार्केट। पूरे फॉल में यहाँ पे थोड़ी सी पुल बैक आ रही है। तो बाटा का एट द मनी कॉल 1400 रुपए का एट द मनी कॉल बाई करना चाहिए। 75 रुपीज में इसका बाइंग प्राइस रहेगा। स्टॉप लॉस इसमें 60 रुपए का बनेगा और टारगेट 100 रुपीज का रहेगा। जून महीने का बाई करना है। मई की आज एक्सपायरी है, जून महीने का बाई करना है। 375 का लॉट साइज है। 5,625 रुपए का रिस्क है, सामने 9,375 रुपए का प्रॉफिट है। तो बाटा इंडिया 1400 रुपए का कॉल, जून सीरीज 75 में बाई करना है। 60 का स्टॉप लॉस, 100 रुपीज का टारगेट रहेगा। तो जून सीरीज बाटा की कॉल यहाँ पर खरीदने की सलाह दी जा रही है 75 पर, लक्ष्य 100, स्टॉप लॉस 60 का। अंशुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक रिस्क डिस्क्लोजर भी दर्शकों को देना अनिवार्य है, क्योंकि FNO ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे, बिना योजनाबद्ध तरीके से अगर पैसे लगाते हैं तो अपने हाथ जला बैठते हैं। लिहाजा आपको सोच समझकर यहाँ पर इसमें पैसे लगाने की सलाह दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए शंकर का सवाल होगा। हम लेते हैं विप्रो। स्नेहा, इन्होंने 465 के लेवल्स पर ख़रीदारी कर रखी है। मेरे ख्याल से कुछ 1-1.5 महीने पुरानी इनकी ख़रीद होगी, क्योंकि 465 से दूर वहाँ पर एक रेंज बाउंड मूवमेंट में ही हम लगातार देख रहे हैं। स्टॉक भी घूम रहा है। बताइएगा ज़रा इनको और कितना रुकना चाहिए। हम फ़ोन लाइन पर हमारे साथ है नहीं, क्योंकि नज़रिया हम समझ लेते हैं उनसे, पर फिलहाल यही डिटेल्स हैं। कविता, अगर आप देखें तो रिसेंटली जहां पे अगर आप
थोड़ी सी ओवरऑल आईटी पैक में इतना खास मूव है ही नहीं। और स्पेसिफिकली अगर विप्रो की बात करें तो कंसोलिडेट कर रहा है, एक सपोर्ट के आसपास जरूर है। मेरा मानना है यहाँ पर एक अच्छा बेस फॉर्मेशन जरूर हो गया है टुवर्ड्स 435 430 जोन। तो मेरा मानना है वो 435 के आसपास का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अपसाइड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है करके कि काउंटर 475 निकाल दे। अपसाइड में जब भी इसके ऊपर की मूव आती है, सस्टेनेबल मूव और क्लोजिंग उसके ऊपर आती है, तो इसमें फिर से एक मोमेंटम आएगा, नहीं तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ये कंसोलिडेट ही करे। तो लेवल्स वॉच आउट करें। 435 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर अभी के लिए होल्ड कर सकते हैं। 435 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। फिलहाल एक बेस फॉर्मेशन है और उसके लिहाज से अपनी रणनीति में आपको फिलहाल रुकने की सलाह दी जा रही है विप्रो में। तो बहुत ही खास जानकारी दे दें, केरल में मॉनसून पहुंच चुका है। जी हां, हीट वेव के प्रकोप के बीच ये खबर आपको सुकून देने वाली है। पूर्वोत्तर और खासतौर पे केरल के ज्यादातर इलाकों में मानसून की पहली फुहार ने दस्तक दे दी है और वहां पर अब बादल बरसना शुरू कर चुके हैं। तो केरल के कई इलाकों में, पूर्वोत्तर के इलाकों में मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ और इसके साथ ही तय समय से 2 दिन पहले मानसून पहुंच चुका है। जैसा कि कल भी अनुमान हमने जताया था, आईएमडी की तरफ से यह बात कही गई थी कि अगले 24 घंटे में कभी भी केरल में मानसून दस्तक दे सकता है। तो तय समय से 2 दिन पहले मानसून की दस्तक एक अच्छी खबर, अच्छा संकेत। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और कुछ सवाल यूट्यूब से ले लेते हैं, जो कि इस वक्त हमारे पास लोग यूट्यूब पर हमारे पास सवाल भेज रहे हैं। महादेव जी हैं, हालांकि उन्होंने नाम अपना यहाँ पे राहुल बताया। महादेव उनके यूट्यूब हैंडल का नाम है। राहुल है मुंबई से और सेल के इनके पास 1000 शेयर हैं, 160 की इनकी बाइंग है। क्या करना चाहिए? स्नेहा जी आपके पास आएंगे, हालांकि उन्होंने नजरिया नहीं दिया है। 160 की बाइंग, 1000 शेयर सेल, क्या करें? उनकी बाइंग तो अभी करंट लेवल्स के आसपास ही है। ओवरऑल देखा जाए तो चार्ट स्ट्रक्चर में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। मुझे लग रहा है करके यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ भी सकती है, विच विल बी अराउंड 150। ये लेवल्स भी पॉसिबल है करके ये थोड़ा सा डिप दिखा है। बट आई थिंक अगर उनका ओवरऑल नजरिया थोड़ा सा ज्यादा का है तो एक 149 के ऊपर जब तक ट्रेड करता है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा डिप्स आएंगे तो वहां पे आप फ्रेश लॉन्ग भी कर सकते हैं। ऑलराइट, छत्तीसगढ़ से अमित गुप्ता मेरे साथ फोन लाइन पर है। अमित नमस्कार। हाँ, गुड मॉर्निंग अमित, बताइए किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस रेट पर? प्रवेग में किया मैडम, 80 शेयर है 934 के रेट में। 934 के 940? हाँ। और कितना रुकना है सर? अभी मैं साल भर रुक सकता हूँ मैडम। साल भर का नजरिया है अविनाश। 832 के लेवल्स फिलहाल चल रहे हैं, 914 के लेवल्स की बाइंग आपको थोड़ी ऊंची लगती है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि प्रवेग जैसी कंपनी एक ग्रोथ फेज में है। कल कंपनी का कॉन कॉल हो गया, तभी मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि ऑलरेडी अभी इनके पास 13 रिसोर्ट्स है। दिसंबर 24 तक और 10 रिसोर्ट्स ऐड हो जाएंगी। तो मेरा मानना है कि FY25 कंपेयर टू FY24 एक बहुत बेहतरीन साल होना चाहिए। FY24 में इन्होंने काफी एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयमेंट यानी मैन पावर पे किया है, क्योंकि अभी इनकी मैन पावर करीबन 1000 के पास पहुंची है, तो पिछले साल मुश्किल से 150 थी। तो इनके जो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट है वो काफी बढ़ गए। पर जैसे जैसे रिसोर्ट्स बढ़ेंगे, मेरे ख्याल से FY25 और 26 विल बी मच बेटर। तो इनका नजरिया थोड़ा सा कम से कम बड़ा रखना चाहिए। अगर साल सवा साल का ये टाइम फ्रेम रखते हैं तो मेरे ख्याल से करीबन 1200-1250 का एक नियर टर्म का टारगेट प्राइस भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे निवेशित रहिए। तो थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया रखिए और उस हिसाब से इसमें निवेश में बने रहने की सलाह आपको मिलती हुई। संजीव कुमार हैं हमारे अगले दर्शक, ठाणे महाराष्ट्र से। संजीव नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। सर, मैंने क्रेडो ब्रांच जिसको मुफ्ती बोलते हैं, मैंने 280 के भाव पे 53 शेयर लिया था। तो सर वो क्या कंटिन्यू गिरते ही जा रहा, क्या करूं, होल्ड करूं या उसे एग्जिट ले लूं, क्योंकि कंटिन्यू वो गिर ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। स्नेहा, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आऊंगा। 280 के भाव से इन्होंने क्रेडो ब्रांड लिया हुआ था, लेकिन वहां से लगातार गिर रहा है। फिलहाल नुकसान जो है
ये इनका 5,872 रुपए का इनको हो रहा है। बताइए ज़रा, एक बेहतर नज़रिया दीजिए, क्या करना चाहिए, क्या रणनीति अपनाएं, यहाँ से कितना रिकवरी हो सकती हो, कितना इंतज़ार करना होगा? कि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख के ऐसा लग रहा है करके कि 145 से लेके 150 के आसपास एक सपोर्ट जोन है। जब तक उसको होल्ड कर रहा है तब तक आप बने रह सकते हैं, बट अगर कभी भी टेस्ट करता है तो निकल जाने की सलाह होगी। हमारे साथ अगले दर्शक अशोक जैन ग्वालियर से जुड़ गए फोन लाइन पे। नमस्कार अशोक जी। मैडम मेरे पास प्रदीप फॉस्फेट के 100 शेयर है, 75 रुपए की रेट के सर, और कैल्टोन है सोल्सन में 100 से 105 की। तो मैडम इसमें मेरे को इसका पता करना है, होल्ड करूँ इसको या इससे निकालूं? ठीक है, प्रदीप फॉस्फेट आपने 75 पे लिया है, कैल्टन टेक्नोलॉजी आप बोल रहे हैं 105 पे। सर कितना रुकना चाहेंगे दोनों में ही? मैंने तो शॉर्ट टर्म में लिया था, लेकिन ये तो काफी नीचे गिरते जा रहे हैं तो उसको मैं क्या करूँ? Exactly. स्नेहा चार्ट को देख के बताइएगा और कितना रुकने की आप सलाह देंगी दोनों में ही। प्रदीप फॉस्फेट्स में इनकी खरीदारी 75 की है। मेरा मानना है 71 के आसपास, 72 के आसपास एक सपोर्ट जोन है। वहां पे ये आई गेस इसे वो लेवल्स एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। अपसाइड में 83 से लेके 84 ये लेवल्स क्रॉस करता है तो थोड़ा मोमेंटम आ सकता है जी। 105 स्नेहा। यस, कैल्टन टेक्नोलॉजी 105 पे लिया हुआ है। कविता एक्चुअली ये स्टॉक में ट्रैक नहीं करती हूँ। अविनाश जी। मेरे ख्याल से देखिए ये एक मिड कैप काउंटर है और अगर नजरिया इनका साल 1.5 साल है तो ही इसमें पैसा बनेगा। इनका शॉर्ट टर्म व्यू है तो मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी उछाल आएगी। क्लियरली आई थिंक अगर ये नजरिया कम से कम साल भर का रखते हैं तो ही इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो। तो यहाँ पर आपको साल भर तक का नजरिया रखना होगा।